इस चैप्टर का आज लास्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग सेंट्रियोल और न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी सब कंप्लीट हो गया है। तो हेडिंग डालिए सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम एंड, आलिम आगे आ जाओ। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। पहले कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे। तो हेडिंग डालिए सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। पहले तो रटने वाला सवाल कि सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम किसमें प्रेजेंट हैं और किसमें एब्सेंट हैं। तो अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे, लिखते चलें, तो एनिमल सेल, और अगर एब्सेंट की बात करें तो आंसर देंगे प्लांट सेल। वो अलग बात है कि एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में क्लेमाइडोमोनास है। ठीक है। कुछ और भी लोअर प्लांट हैं जिसमें सेंट्रियोल पाया जाता है। इन जनरल एब्सेंट है, एक्सेप्शन अलग बात है। किसी भी सेंट्रोसोम में क्या पाए जाते हैं? तो किसी भी सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं। दो सेंट्रियोल मिल करके एक सेंट्रोसोम बनाता है। तो सेंट्रोसोम में क्या होते हैं? तो कहोगे 2 सेंट्रियोल होते हैं। अब सारे क्वेश्चन सेंट्रियोल के हैं। पहला सवाल है कि सेंट्रियोल क्या है? तो कहोगे सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है। दूसरा सवाल, सेंट्रियोल किससे घिरे हुए होते हैं? तो कहेंगे एमार्फस पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल। तो सराउंडेड बाय एमार्फस, लिखते चलेंगे, पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल। तीसरी जो सबसे खास बात है कि इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कार्ट व्हील होता है और दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के पाए जाते हैं। मतलब 2 सेंट्रियोल हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और किसी भी सेंट्रियोल का ऑर्गेनाइजेशन कार्ट व्हील होता है। बोथ सेंट्रियोल perpendicular to each other। एक क्वेश्चन, सेंट्रियोल में पाया जाता है कार्ट व्हील ऑर्गेनाइजेशन। अब ये कार्ट व्हील ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो बैलगाड़ी के पहिए जैसा स्ट्रक्चर को कार्ट व्हील ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है। छोटा सा स्ट्रक्चर बना लेंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक सेंट्रियोल ये है, ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है
और दूसरा सेंट्रियोल ये है, ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, और दोनों सेंट्रियोल के बाहर बाहर एमार्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल पाया जाता है। तो दोनों सेंट्रियोल के बाहर बाहर एमार्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल पाया जाता है। तो ये क्या हो गया, एमार्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, शॉर्ट फॉर्म में पीसीएम कहते हैं इसको। और ये दोनों क्या हैं, सेंट्रियोल है। एक क्वेश्चन और रट लेना है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है। ये जो पर्टिकुलर सेंट्रोसोम स्ट्रक्चर होता है, ये जो सेंट्रियोल है, इसके अगल बगल क्लियर साइटोप्लाज्मिक एरिया पाया जाता है। क्लियर साइटोप्लाज्मिक एरिया अराउंड सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम कुछ भी कह सकते हो, उसका नाम काइनेसोप्लाज्म है या उसका नाम सेंट्रोस्फेयर है। सेंट्रोस्फेयर शब्द एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, तो एक स्पेशल पॉइंट लिख लेंगे। सेंट्रोस्फेयर या काइनेसोप्लाज्म क्या है, तो कहोगे क्लियर क्लियर साइटोप्लाज्मिक एरिया अराउंड सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम। ये एनसीईआरटी में लिखा नहीं है। तो गिनती के क्वेश्चन हैं, किसी भी एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं। किसी एक सेंट्रियोल की खास बात है कि वो इलांगेटेड सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, उसके बाहर बाहर एमार्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल होता है। एक और खास बात, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पाए जाते हैं। और आखिरी सवाल है कि सेंट्रियोल के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं, सेंट्रियोल के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट है वो कार्ट व्हील ऑर्गेनाइजेशन है। अब कार्ट व्हील का मतलब होता है बैलगाड़ी का पहिया, तो बैलगाड़ी के पहिए का पहले डायग्राम बनाएंगे, फिर उसी से आपको याद होगा। सेंट्रियोल में कार्ट व्हील ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसको बैलगाड़ी का पहिया कहते हैं। ये वास्तव में दिखाई कैसे पड़ता समझिए। तो होता क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर सेंट्रियोल में जो टोटल माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाते हैं वो सिर्फ बाहर बाहर ही पाए जाते हैं, सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होती है। जबकि सीलिया और फ्लैजिला में सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल थी, यहाँ नहीं है। तो यहाँ केवल पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल ही पाई जाती हैं। अब पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल कैसे होती हैं, तो वहाँ डबलेट के फॉर्म में थी, यहाँ ट्रिपलेट के फॉर्म में है। तो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल पेरिफेरल ट्रिपलेट के फॉर्म पाई जाती हैं। और टोटल ट्रिपलेट कितने होते हैं, 9। एक ट्रिपलेट में 3 माइक्रोट्यूब्यूल हैं, तो टोटल कितनी माइक्रोट्यूब्यूल हैं। तो अगर पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल पूछी जाएंगे तो कहोगे टोटल कितनी हो जाएंगे, 27 माइक्रोट्यूब्यूल हो जाएंगे। अच्छा, कितनी माइक्रोट्यूब्यूल सेंटर में है, तो सेंटर में 0 है। इसी नाते सेंट्रियोल में जो माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट है उसको कहते हैं 9 + 0। 9 + 0 में 9 क्या है, पेरिफेरल ट्रिपलेट है, और 0 क्या है, 0 तो सेंटर है और माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट हो गया। इसी को कार्ट व्हील ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। एक और खास बात, ये एक पेरिफेरल ट्रिपलेट है, ये पेरिफेरल ट्रिपलेट है, ये पेरिफेरल ट्रिपलेट है। एक पेरिफेरल ट्रिपलेट दूसरे पेरिफेरल ट्रिपलेट से जुड़ा रहता है, किसके द्वारा,
इंटर ट्रिपलेट लिंकर या क्या कहोगे ब्रिज, जो कनेक्ट करता है किसको, पेरिफेरल ट्रिपलेट को। और ध्यान से देखोगे तो मान लेते हैं ये सेंट्रियोल है, तो ये प्रॉक्सिमल पार्ट है और ये डिस्टल पार्ट है। तो सेंट्रियोल का जो प्रॉक्सिमल पार्ट है उसके सेंटर में प्रोटीन की बनी हुई हब पाई जाती है, जिसका नाम प्रोटीनेशियस हब कहाँ है, एट सेंट्रल प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ सेंट्रियोल। इस प्रोटीनेशियस हब को कनेक्ट कर दिया गया किससे, पेरिफेरल ट्रिपलेट से। हब को पेरिफेरल ट्रिपलेट से कनेक्ट किया गया है। किसने कनेक्ट किया है, तो आंसर क्या देंगे, रेडियल स्पोक। रेडियल स्पोक कनेक्ट करते हैं सेंट्रल हब को किससे, पेरिफेरल ट्रिपलेट से। और बने किसके होते हैं, तो आंसर क्या देंगे, प्रोटीन। और रेडियल स्पोक कितने पाए जाते हैं, तो आंसर क्या देंगे, 9। तो इसमें और एक्सोनीम ऑफ सीलिया और फ्लैजिला में क्या समानता, तो यहाँ भी माइक्रोट्यूब्यूल हैं, वहाँ भी माइक्रोट्यूब्यूल हैं, लेकिन वहाँ माइक्रोट्यूब्यूल 9+2 में है और यहाँ 9+0 है। वहाँ 9 डबलेट हैं और यहाँ 9 ट्रिपलेट हैं। वहाँ 2 सिंगलेट हैं, यहाँ सिंगलेट नहीं है, उसकी जगह यहाँ क्या है, हब है। वहाँ भी 9 रेडियल स्पोक हैं, यहाँ भी 9 रेडियल स्पोक है। सिर्फ 2 क्वेश्चन अलग से लिखना है कि टोटल कितने माइक्रोट्यूब्यूल हैं, तो कहोगे 27 माइक्रोट्यूब्यूल हैं। और अरेंजमेंट कैसा है, तो कहोगे 9+0, जिसमें 9 क्या है, ट्रिपलेट, और 0 क्या है, कुछ है ही नहीं, वहाँ पर कुछ पाया नहीं जाता है। आखिरी सवाल, किसी पर्टिकुलर सेल में जो सेंट्रियोल है वो करेगी क्या, तो सेंट्रियोल का फंक्शन याद रखिएगा। देखिए पहला फंक्शन ये है कि यदि सीलिया और फ्लैजिला निकलना है तो वो बेसल बॉडी से निकलेगा, तो वो बेसल बॉडी बनाएगा कौन, यही सेंट्रियोल बनाएगा। और दूसरा, अगर सेल डिवीजन होना है तो स्पिंडल फाइबर भी तो बनने हैं, उससे स्पिंडल अपरेटस बनना है। तो किसी एनिमल सेल में स्पिंडल फाइबर बना करके, स्पिंडल अपरेटस बना करके सेल डिवीजन करवाने में कौन मदद करेगा, सेंट्रियोल। 2 लाइनें लिख लीजिए। सेंट्रियोल की खास बात यह है कि यहाँ टोटल 27 माइक्रोट्यूब्यूल हैं। और ये माइक्रोट्यूब्यूल कैसे हैं, तो कहोगे 9+0 अरेंजमेंट। और इसमें 9 क्या है, तो कहोगे 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट। और 0 का मतलब है नो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, यही तो मतलब है। 9 का मतलब क्या है, नो पेरिफेरल ट्रिपलेट है। 0 का मतलब क्या है, कोई सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। फिर आएगा फंक्शन। तो सेंट्रियोल का क्या फंक्शन है, तो कहोगे फॉर्मेशन करेंगे किसका, तो बेसल बॉडी का। और वो भी किसका, तो सीलिया का और फ्लैजिला का। और दूसरा, फॉर्मेशन करेंगे किसका, आंसर देंगे स्पिंडल फाइबर। और उससे क्या बनेगा, स्पिंडल अपरेटस। और वो भी किसमें, तो कहोगे सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। तो आपको अजीब नहीं लग रहा है, प्लांट सेल में तो सेंट्रियोल है नहीं, तो सवाल यह है कि क्या प्लांट सेल में सेल डिवीजन नहीं होगा, डिवीजन तो होगा ही, तो फिर स्पिंडल अपरेटस कौन बनाएगा। एनिमल सेल में स्पिंडल अपरेटस कौन बनाता है, सामने लिखा है,
प्लांट सेल में स्पिंडल अपरेटस तो बनता ही होगा ना, नहीं बनता है? अगर सेल डिवीजन होता है तो फिर बनता होगा, तो कोई ना कोई तो बनाता होगा। तो प्लांट सेल में स्पिंडल फाइबर बनाने की जिम्मेदारी माइक्रोट्यूब्यूल की है। माइक्रोट्यूब्यूल प्लांट में भी है, एनिमल में भी है। सेंट्रियोल प्लांट एनिमल में अंतर है ना। तो अगर प्लांट सेल का डिवीजन होना है और स्पिंडल फाइबर बनने हैं तो कहाँ से बनेंगे? तो आंसर देंगे माइक्रोट्यूब्यूल से। तो ये नोट में लिख लेंगे अलग से। इन प्लांट सेल स्पिंडल फाइबर एराइज फ्रॉम, तो आंसर देंगे माइक्रोट्यूब्यूल। सेंट्रोसोम क्या है? ऑर्गेनेल यूजुअली कंटेनिंग टू सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। नाम क्या है? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल सराउंडेड बाय एमार्फस पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल, और दोनों सेंट्रियोल इन सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जिसमें से किसी भी सेंट्रियोल का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? कार्ट व्हील। दे आर मेड अप ऑफ कितने? तो आंसर देंगे 9। इवनली स्पेस का मतलब बराबर की दूरी होती है। इवनली स्पेस पेरिफेरल फिब्रिल, और बने किसके होंगे? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ईच पेरिफेरल फिब्रिल की खास बात क्या है? तो कहोगे ये वो ट्रिपलेट नेचर का होता है, और एडजासेंट ट्रिपलेट आपस में क्या रहते हैं? जुड़े रहते हैं। तो सेंट्रल पार्ट है किसका? प्रॉक्सिमल रीजन का, वहाँ क्या होता है? प्रोटीनेशियस हब पाया जाता है। और जो कनेक्ट होता है किससे? ट्यूब्यूल ऑफ पेरिफेरल ट्रिपलेट। और कैसे? तो आंसर देंगे रेडियल स्पोक। और ये रेडियल स्पोक भी किसके बने होते हैं? प्रोटीन। सेंट्रियोल क्या बनाएगा? तो कहोगे बेसल बॉडी बनाएगा। किसका? सीलिया का, फ्लैजिला का। और क्या बनाएगा? स्पिंडल फाइबर, जिससे क्या बनेगा? स्पिंडल अपरेटस बनेगा। और कब बनेगा? सेल डिवीजन। और किसमें बनेगा? एनिमल सेल। हेडिंग डालिए न्यूक्लियस। हेडिंग न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर नहीं अरेंज होता है। हेडिंग डालें न्यूक्लियस। हेडिंग न्यूक्लियस। पहले तो रटने वाले सवाल हैं, हमारे साथ लिखते चलेंगे। एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम रॉबर्ट ब्राउन, और ईयर कौन सा है? 1831। इन्होंने 2-3 काम किए। इन्होंने ही डिस्कवर किया न्यूक्लियस को, इन्होंने ही टर्म दिया न्यूक्लियस, और इन्होंने ही डिस्क्राइब किया न्यूक्लियस एज सेल ऑर्गेनेल। तो न्यूक्लियस को सेल ऑर्गेनेल के तरीके से किसने एक्सप्लेन किया? तो आंसर क्या देंगे? रॉबर्ट ब्राउन। साइंटिस्ट बदल गए, फ्लेमिंग आ गए। ईयर दिया नहीं, लेकिन आप लिख लीजिए 1879। इन्होंने क्या किया? जैसे मान लेते ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल है
उसको स्टेन कर दिया, रंग दिया, तो अंदर इनको एक नेटवर्क दिखाई पड़ा और इस नेटवर्क का नाम इन्होंने क्रोमैटिन रखा। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहली बार स्टेन किया, क्या, मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के मटेरियल को स्टेन करने के लिए डाई यूज किया, बाई बेसिक डाई, जैसे एनिलीन डाई, ठीक है, फ्यूस्चिन डाई भी है, तो एनिलीन डाई। अच्छा, जब मटेरियल को स्टेन कर लिया तो जो मटेरियल है उसका टर्म दे दिया, क्या, क्रोमैटिन। तो न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल था उसका नाम क्रोमैटिन देने का श्रेय किसको जाता है, तो आंसर देंगे फ्लेमिंग को। अगर हम लोग न्यूक्लियस की बात करें तो किसमें प्रेजेंट है और किसमें एब्सेंट है, प्रेजेंट इन लिखते चलें यूकैरियोट और एब्सेंट इन प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। लेकिन एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि कुछ यूकैरियोटिक सेल हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। सम मैच्योर यूकैरियोटिक सेल नॉट हैव न्यूक्लियस। अब वो कौन कौन सी यूकैरियोटिक सेल हैं, तो वो दो हैं, एक तो मैमल की आरबीसी और सीव ट्यूब ऑफ वैस्कुलर प्लांट। पहला सवाल यह है कि इन दोनों में न्यूक्लियस नहीं है, तो सवाल यह है कि फिर न्यूक्लियस चला कहां गया। तो जब ये सेल मैच्योर होती हैं तो न्यूक्लियस डी जनरेट हो जाता है। चलो ठीक, जनरेट हो गया, न्यूक्लियस डिजनरेट हो गया है, बताओ सेल जिंदा है कि नहीं है। आरबीसी जिंदा है कि नहीं, आरबीसी तो जिंदा है, क्योंकि न्यूक्लियस के होने ना होने से अगर जिंदा होने पर फर्क पड़ता तो सारे बैक्टीरिया मरे होते, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस है ही नहीं। इसका मतलब न्यूक्लियस के होने ना होने से जिंदा और मरे होने का कोई लेना देना नहीं है। तो ये सब के सब क्या हैं, लिविंग सेल हैं। फिर आता है नंबर ऑफ न्यूक्लियस, लिखते चलें सामान्यतया क्या होता है, तो एक न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस पर सेल, एक ही तो पाया जाता है, एक न्यूक्लियस एक सेल में मिलता है, लेकिन एक्सेप्शन है।
एक्सेप्शन में है मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल। अब अगर एक से ज्यादा है तो उनका एग्जाम्पल याद होना चाहिए। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल पैरामीशियम है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल पैरामीशियम है, जिसमें क्या है, 2 न्यूक्लियस हैं। अभी आगे फंजाई पढ़ेंगे, और फंजाई में डाई कैरियन एक स्टेज होती है, उसमें भी 2 न्यूक्लियस होते हैं। यहां भी हमको क्या मिलेंगे, 2 न्यूक्लियस मिलेंगे। अभी आगे पढ़ेंगे राइजोपस। इसकी हाइफी मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, और स्केलेटल मसल याद है, ये भी क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। एनसीईआरटी में पूछा एग्जाम्पल बताओ, तो 4 एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिए। पैरामीशियम में 2 है, डाई कैरियन में भी 2 है, राइजोपस में जो हाइफी है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड पाई जाती है, सिंसिशियल होती है, और ऐसे ही या सिनोसिटिक कह सकते हो। और स्केलेटल मसल भी क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। अरे बहुत सारे स्ट्रक्चर कहां तक लिखोगे हम सारे। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस अब लिखेंगे नहीं, देखेंगे। पहला सवाल यह है कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे और न्यूक्लियस देखने का प्रयास करेंगे। तो पहला सवाल है कि किस सेल में न्यूक्लियस दिखाई पड़ेगा। तो कहोगे जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होगी, और जब सेल डिवाइड नहीं करती है तो वो इंटरफेज में होती है। इसी नाते एनसीईआरटी में एक शब्द लिखा है इंटरफेज न्यूक्लियस। तो जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, मतलब इंटरफेज फेज में है, उस समय हमें सेल में न्यूक्लियस दिखाई पड़ेगा। और जब सेल डिवाइड करने लगेगी तो न्यूक्लियस नहीं दिखाई पड़ता, न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाता है और क्रोमोसोम दिखाई पड़ने लगते हैं। कैसे, वो अभी आगे बताएंगे। तो पहला सवाल यह है कि अगर न्यूक्लियस देखना है तो कहाँ देखोगे, नॉन डिवाइडिंग सेल। और नॉन डिवाइडिंग सेल किस फेज में रहती है, इंटरफेज। तो उसके न्यूक्लियस को क्या कहोगे, इंटरफेज न्यूक्लियस। पहला सवाल, इंटरफेज न्यूक्लियस में हमको 4 चीजें दिखाई पड़ेगी। क्या क्या देखो, तो सबसे पहले बाहर हमको दिखाई पड़ेगा न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियस के अंदर जाओगे तो हमको न्यूक्लियोप्लाज्म, ये वास्तव में मैट्रिक्स है, वो दिखाई पड़ेगा। थोड़ा और ध्यान से, जो कि इलेक्ट्रॉन से देख ही रहे हो, तो हमको दिखाई पड़ेंगे एक या एक से ज्यादा स्फेरिकल स्ट्रक्चर, जिसको न्यूक्लियोलाई, ढेर सारे को न्यूक्लियोलाई कहते हैं, एक को न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन से देख ही रहे हैं तो अंदर एक नेटवर्क दिखाई पड़ेगा, और नेटवर्क का नाम क्रोमैटिन। तो इंटरफेज न्यूक्लियस में क्या 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 दिखाई पड़ा, तो कहोगे न्यूक्लियर एनवेलप दिखाई पड़ा, और न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियोलाई, और क्रोमैटिन। सबसे जुड़े 2-2, 3-3 क्वेश्चन हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर एनवेलप की बात करेंगे। तो न्यूक्लियर एनवेलप की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब देखोगे तभी पता चलेगा कि न्यूक्लियर एनवेलप में क्या है, डबल लेयर है। अब जब डबल लेयर है तो बाहर वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अंदर वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बाहर वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की खास बात है कि ये कंटिन्यू है, किससे, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटिन्यू है, किससे,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और अंदर वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है ही। बाहर वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और अंदर वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एक और अंतर है। बाहर वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर राइबोसोम पाए जाएंगे, अंदर वाली पर नहीं पाए जाएंगे। एक और खास बात, बाहर वाली मेम्ब्रेन अंदर वाली मेम्ब्रेन के बीच गैप मिलेगा, नाम पेरी न्यूक्लियर स्पेस, और गैप कितना है 10 से 50 माइक्रोमीटर। ये डाटा नैनोमीटर में है, ठीक है। और ये हमको गैप दिखाई कब पड़ेगा, तो ये गैप देखना है तो कहाँ देखो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखाई पड़ेगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर गिनती के सवाल हैं कि आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यू विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आउटर मेम्ब्रेन पर पाए जाएंगे राइबोसोम, बात खत्म। इनर मेम्ब्रेन पर नहीं पाए जाएंगे। आउटर और इनर के बीच गैप है, उसका नाम पेरी न्यूक्लियर स्पेस, कितना 10 से 50 किलोमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर। ये दिखाई कब पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इतना लिख लो पहले। न्यूक्लियस कब दिखाई पड़ेगा, विजिबल इन नॉन डिवाइडिंग सेल। और नॉन डिवाइडिंग सेल का मतलब है, बातचीत ना करो भाई, सेल इन इंटरफेज। और इसी नाते इस न्यूक्लियस को कहते हैं इंटरफेज न्यूक्लियस। और इंटरफेज न्यूक्लियस में हमको 4 चीजें देखने को मिलेंगी। एक मिलेगा न्यूक्लियर एनवेलप, दूसरा मिलेगा न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरा मिलेगा न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोलस, और चौथा मिलेगा क्रोमैटिन। 4 चीजें मिलेंगी। पहले पढ़ेंगे हम लोग न्यूक्लियर एनवेलप, पहले से ही पता है, बता चुके हैं, डबल मेम्ब्रेन होगी। तो जब डबल होगी तो आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन होगी, और दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे के पैरेलल होंगी। क्यों, एक मेम्ब्रेन ये है, दूसरी मेम्ब्रेन ये है, तो एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं ही, ठीक है। दूसरी खास बात ये है कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यू विद किससे, तो आंसर देंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर पाए जाएंगे हाइब क्या, राइबोसोम। फिर आएगा पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये क्या है, ये है दोनों मेम्ब्रेन के बीच, बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। और है कितना, 10 से 50 नैनोमीटर। और ये दिखाई कहां पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़े 2 क्वेश्चन और हैं। डायग्राम देखें तो दिखाई पड़ जाएंगे।
ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप का काम क्या है? तो जो न्यूक्लियस के अंदर का कंटेंट है जिसका नाम न्यूक्लियोप्लाज्म है, और न्यूक्लियस के बाहर के कंटेंट का नाम साइटोप्लाज्म है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच बैरियर की जिम्मेदारी किसकी है? न्यूक्लियर एनवेलप। लेकिन अगर हम लोग इसको पूरी तरीके से केवल बंद ही कर देंगे तब क्या होगा? तो अगर पूरी तरीके से बंद कर दोगे तो ना तो न्यूक्लियस से बाहर कुछ आएगा और ना न्यूक्लियस के अंदर कुछ जाएगा। इसी नाते न्यूक्लियर एनवेलप में बीच बीच में क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं। न्यूक्लियर पोर बनता कैसे है? तो देखो, ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन, ये है आउटर, ये है इनर, ये दोनों फ्यूज कर गई। तो जब आउटर और इनर मेम्ब्रेन फ्यूज करते हैं तभी क्या बनता है? न्यूक्लियर पोर फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ बोथ आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। अब बनाया क्यों गया है? तो बनाया इस पर्पज से गया है कि यहाँ से मटेरियल मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म से कहाँ चला है? साइटोप्लाज्म, या साइटोप्लाज्म से कहाँ चला जाए? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये पैसेज के लिए बना है, किसके? आरएनए और प्रोटीन। किस दिशा में? दोनों। दोनों का मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म। लेकिन ये किसके लिए नहीं बना है? तो ये कभी भी डीएनए को अंदर से बाहर नहीं आने देगा। तो न्यूक्लियर पोर किसको आने जाने देगा और किसको आने जाने नहीं देगा? आरएनए और प्रोटीन को आने जाने देगा और डीएनए को आने जाने नहीं देगा। ठीक है, तो ये सब यहीं लिखा, वहाँ पीछे लिखने की आवश्यकता नहीं है। न्यूक्लियर एनवेलप बैरियर का काम ये भी क्लियर हो गया। और थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ क्या मिलेगा? मैट्रिक्स ऑफ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के मैट्रिक्स का नाम न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। और न्यूक्लियोप्लाज्म के बाहर बाहर एक लेयर पाई जाती है। न्यूक्लियोप्लाज्म के बाहर बाहर एक लेयर पाई जाती है। इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इसका नाम न्यूक्लियर लेमाइना है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसका नाम क्या है? न्यूक्लियर लेमाइना। तो दो चीजें लिख लेंगे केवल। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या है? तो कहोगे दो चीजें हैं, न्यूक्लियोलस है और क्या है? क्रोमैटिन है। दो तीन क्वेश्चन न्यूक्लियोलस के और दो ही तीन क्वेश्चन किसके? क्रोमैटिन के। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? तो कहोगे मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ऑफ न्यूक्लियस है एक क्वेश्चन। और इसी की आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर लेमाइना कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या क्या होता है? तो कहोगे कंटेन्स दो चीजें, एक पाया जाएगा न्यूक्लियोलस और दूसरा चीज पाई जाएगी क्रोमैटिन। हेडिंग डालेंगे न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई। डायग्राम देखेंगे न्यूक्लियोलस क्लियर हो जाएगा। जरा इधर देखें। किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में स्फेरिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है। लेकिन स्फेरिकल स्ट्रक्चर हमने ऐसे डाटेड बनाया है, ऐसे बनाया है।
ऐसे नहीं बनाया है। ध्यान से सुनिएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर पाया जाएगा या हो सकता है एक से ज़्यादा स्फेरिकल स्ट्रक्चर पाए जाएं। न्यूक्लियस के अंदर जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, अगर वो एक होगा तो उसका नाम न्यूक्लियोलस होगा, और अगर एक से ज़्यादा होंगे तो उसका नाम न्यूक्लियोलाई। तो चाहे न्यूक्लियोलस कहो चाहे न्यूक्लियोलाई कहो, बात एक ही, उससे कोई फर्क नहीं है। दूसरा सवाल, मैंने डॉटेड बनाया है क्यों? क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, यहाँ कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। तो मेम्ब्रेन ना पाए जाने का नुकसान देखो क्या है भाई, ये है न्यूक्लियोलाई, इसके अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट होगा, और यहाँ क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोलस के अंदर का कंटेंट और न्यूक्लियोप्लाज्म का जो कंटेंट है वो एक दूसरे से अलग नहीं होगा, कंटिन्यूअस आपस में जुड़ा रहेगा। क्यों जुड़ा रहेगा? क्योंकि यहाँ क्या नहीं है, मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका फंक्शन, न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोलस का काम क्या है? तो सिर्फ एक काम है, राइबोसोमल आरएनए बनाना, आरआरएनए। अच्छा, आरआरएनए बना के क्या करोगे? तो आरआरएनए से तो बनता है राइबोसोम, तो उससे राइबोसोम बन जाएगा। अच्छा, राइबोसोम बनने के बाद क्या होगा? तो प्रोटीन बनेगी। कहने का मतलब ये है कि सेल ने अगर ये तय किया है कि हमको प्रोटीन ज़्यादा बनानी है, तो उसके पास क्या ज़्यादा होने चाहिए? राइबोसोम ज़्यादा होने चाहिए। और उसके लिए क्या ज़्यादा होना चाहिए? राइबोसोमल आरएनए ज़्यादा होना चाहिए। तो फिर क्या ज़्यादा होने चाहिए? न्यूक्लियोलस की संख्या हो। तो अगर किसी सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलाई मिल रही हैं और बड़ी बड़ी न्यूक्लियोलाई मिल रही हैं, इसका क्या मतलब है? अगर किसी सेल के न्यूक्लियस के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलाई हैं और बड़ी बड़ी मतलब लार्ज न्यूक्लियोलाई हैं, इसका मतलब क्या है? इसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि सेल ज़्यादा प्रोटीन बना रही है। क्योंकि ज़्यादा प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए? ज़्यादा राइबोसोम, और उसके लिए क्या चाहिए? ज़्यादा राइबोसोमल आरएनए। तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, लार्ज एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई किस सेल में मिलेंगे? तो कहोगे उस सेल में मिलेंगे जो ज़्यादा इन्वॉल्व किसमें होगी? प्रोटीन की सिंथेसिस। 4 क्वेश्चन है, लिख रहा हूं, लिख डालिए। लिख लीजिए क्या है? तो कहोगे 1 या मोर देन 1 स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म। एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी, इसी नाते जो कंटेंट है किसका? न्यूक्लियोलस का इज कॉन्टिन्यूअस विद किससे? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोलस का कंटेंट न्यूक्लियोप्लाज्म से अलग नहीं होगा। अब आएगा फंक्शन। तो कहोगे एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस या आरआरएनए। और अगर आरआरएनए बना तो फिर बनेगा क्या? तो कंफर्म है कि फिर राइबोसोम बनेगा, और अगर राइबोसोम बना तो प्रोटीन बनेगी। इसी नाते एनसीईआरटी में लिखा है, लार्ज एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई इन सेल। अगर ऐसी कंडीशन है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सेल
एक्टिवली क्या कर रही है? प्रोटीन सिंथेसिस कर रही है। शुरू करें। अब हेडिंग डालिए क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्रोमैटिन जैसे मान लेते हैं कि ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में एक नेटवर्क मिलता है। एनसीईआरटी में इसकी दो डिफिनीशन लिखी हैं। लिखा है हाईली एक्सटेंडेड एंड इलाबोरेटेड नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। फिर लिखा है लूज इनडिस्टिंक्ट। लूज का मतलब लूज, इनडिस्टिंक्ट का मतलब जो स्पष्ट नजर ना आए, नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। लेकिन ये दिखाई कब पड़ेगा? तो ये हमको दिखता है इंटरफेज न्यूक्लियस। जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है, और इसी में हमको क्या दिख गया? इसी में हमको मिल गया क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन है क्या पहले ये बताओ? तो कहोगे एक्सटेंडेड, लिखते चलिए, एंड इलाबोरेटेड नेटवर्क ऑफ, किसका है? न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर। कुछ लोगों ने कहा है डिफिनीशन अच्छी नहीं लगी, डिफिनीशन बदल दो, तो बदल दी गई। अच्छी लगे तब भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में दो लिखी हैं। क्या? लूज इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क लूज इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क, उसी क्या? न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर। तो चाहे लूज इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क कहो और चाहे क्या कहो, एक्सटेंडेड इलाबोरेटेड नेटवर्क कहो, उससे कोई मतलब नहीं है। एक सवाल। दूसरा, ये वास्तव में क्या है? तो ये वास्तव में ये न्यूक्लियोप्रोटीन है। और यदि ये न्यूक्लियोप्रोटीन है तो न्यूक्लियो अलग कर दीजिए, प्रोटीन अलग कर दीजिए। न्यूक्लियो का मतलब और प्रोटीन का मतलब, न्यूक्लियो के नाम पर यहां मिलेगा न्यूक्लिक एसिड, कौन सा? डीएनए, और उसी के नाम पे मिलेगा क्या? आरएनए। और प्रोटीन के नाम पर मिलेंगे हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। और ये दोनों क्या हैं? तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि क्रोमैटिन किसका बना है, तो आप तुरंत कहेंगे डीएनए है, आरएनए है, हिस्टोन है, नॉन हिस्टोन है। आंसर मिल गया आल, तो आल लगा देंगे। लेकिन कहीं अगर दो दो के पेयर बना दिया तो एक तो डीएनए याद रखिएगा और एक ये याद रखिएगा, यही मेन कंपोनेंट है। डीएनए और हिस्टोन क्या है? मेन कंपोनेंट है। आरएनए कम है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी क्या है? कम। अगर आपको क्रोमैटिन देखना है तो दिखाई कहां पड़ेगा? तो कहोगे विजिबल ओनली इन, किसमें? इंटरफेज न्यूक्लियस। अच्छा ये बताओ कितना डीएनए होगा क्रोमैटिन में?
अगर ह्यूमन डिप्लॉयड सेल है तो कितना डीएनए होगा? तो ह्यूमन सेल में जो डीएनए होता है वो लगभग लगभग 2.2 मीटर लॉन्ग होता है। और कल को इसी से तो क्रोमोसोम बनेंगे? नहीं बनेंगे भाई। जो क्रोमैटिन में डीएनए है उसी से तो क्रोमोसोम बनना है। तो इससे कितने क्रोमोसोम बनेंगे? तो इससे जब क्रोमोसोम बनेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कितने? 46 क्रोमोसोम। तो किसी ह्यूमन डिप्लॉयड सेल में डीएनए की लंबाई लगभग लगभग कितनी होगी? तो कहोगे 2.2 मीटर एग्जैक्ट वैल्यू है, वरना 2 मीटर भी कह सकते हो। और इसी 2 मीटर लंबे डीएनए से हमको कितने क्रोमोसोम बनाने हैं? 46 क्रोमोसोम बना लेना है। चाहे 46 कहो चाहे 23 पेयर कहो, तो बात एक ही है। क्लियर यहां तक? हाँ, हेप्लॉइड में हाफ कर दोगे। चलिए हेडिंग डालिए, क्रोमोसोम। जरा देखिए इधर, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई सेल है, उस सेल का ये न्यूक्लियस है और उसके अंदर ये नेटवर्क मिल गया जिसका नाम क्या है? क्रोमैटिन है। ऐसी कोई भी सेल जिसका न्यूक्लियस दिख रहा हो, जिसमें न्यूक्लियस हो, जिसमें क्रोमैटिन हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये नॉन डिवाइडिंग सेल है, या कह सकते हो एट कहां है? इंटरफेज है। और इस इंटरफेज की सेल की पहचान है। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस विजिबल भी लिखो, नहीं जरा समझ लो। और क्रोमैटिन भी क्या है? विजिबल है। सब कुछ सही है। तब तक इस सेल ने तय किया कि हम डिवीजन करेंगे। अब जैसे ही डिवीजन स्टार्ट होगी, थोड़ा बहुत अगर आपको याद हो तो डिवीजन में होता है इंटरफेज से बाद फिर एम फेज आता है, और एम फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये सब आता है ना। तो जैसे ही सेल एम फेज में जाएगी वैसे प्रोफेज में जाएगी, और जैसे ही सेल डिवाइड करना शुरू करती है या उसकी फेजेज में जाती है वैसे ही न्यूक्लियस गायब हो जाता है। न्यूक्लियस ही नहीं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल भी गायब हो जाते हैं। जब न्यूक्लियस गायब हो जाएगा तो उसके अंदर का सारा कंटेंट गायब हो जाएगा, तो न्यूक्लियोलस भी गायब हो जाएगा। अब न्यूक्लियोलस गायब हो जाएगा तो क्रोमैटिन भी गायब हो जाएगा। तो गायब होके गए कहाँ? तो देखो क्या हुआ है। जब ये सेल डिवाइड करेगी तो सेल तो वैसे ही रहेगी जैसे थी, अभी भी है, बस इसके अंदर दो नए स्ट्रक्चर बन जाएंगे। क्या बन गए? क्रोमोसोम बन गए। और ये कौन सी सेल हो गई? तो कहोगे डिवाइडिंग सेल। डिवाइडिंग सेल की खास बात क्या है कि जो न्यूक्लियस है वो क्या हो गया? डिस एपियर। क्रोमैटिन ये भी क्या होगी? डिस एपियर। और क्रोमोसोम
क्या हो गए, अपीयर हो गए। जानते हो ऐसा कैसे हुआ है? तो हुआ ये है कि ये जो क्रोमैटिन है यही किस में कन्वर्ट होती है, क्रोमोसोम में। क्रोमैटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट होती है किस प्रोसेस से? तो आंसर देंगे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन। अभी लिखो नहीं, सुन लो। फिर मान लेते हैं कल को तय हो गया कि नहीं अब सेल डिवीजन हो चुका है और सेल फिर से इंटरफेज में जाएगी। तो अगर सेल फिर से इंटरफेज में जाएगी तो यही क्रोमोसोम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमैटिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको हम कहेंगे क्या, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। अब देखिए हो क्या रहा है, सेल है अभी डिवाइडिंग फेज में नहीं है, इसके अंदर बढ़िया सा सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, दुनिया भर की चीजें हैं। फिर इसने कहा कि हम डिवाइड करेंगे, तो जैसे ये डिवाइड करेगी वैसे ही न्यूक्लियस गायब, क्रोमैटिन गायब। तो क्रोमैटिन गायब होके क्या हुआ, क्रोमैटिन कन्वर्ट हो गया किसमें, क्रोमोसोम में। फिर डिवीजन हुआ, सब कुछ हो गया, फिर वापस फिर से किस में आएंगे, इंटरफेज में आएंगे। तो जब ये वापस इंटरफेज में आएंगे तो क्रोमोसोम से क्या बन जाएगा, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनना क्या है, कंडेंसेशन। और क्रोमोसोम से क्रोमैटिन बनना क्या है, डीकंडेंसेशन। तो ये दोनों तरफ चलेगा, क्लियर है। तो ये कौन सी फेज है, नॉन डिवाइडिंग सेल। क्या दिखेगा, न्यूक्लियस। क्या दिखेगा, क्रोमोसोम, सॉरी क्रोमैटिन। तो क्रोमोसोम, क्रोमोसोम बताओ भाई, नॉट विजिबल। तो आराम से बताएं, किसी सेल में क्रोमोसोम कब दिखाई पड़ेंगे? तो कहोगे जब डिवाइडिंग सेल होगी। किस में नहीं दिखाई पड़ेंगे, इंटरफेज में दिखाई नहीं पड़ेंगे। एक सवाल, हम क्रोमोसोम हेडिंग पढ़ रहे हैं, क्रोमोसोम बनता कहां से है? तो कहोगे क्रोमैटिन से ही क्रोमोसोम बनता है। किस प्रोसेस से, कंडेंसेशन से बनता है। दूसरा सवाल। तीसरा, अगर हमको क्रोमोसोम देखना है तो सबसे बढ़िया क्रोमोसोम हमको कब मिलेगा? ऑप्शन सुने, प्रोफेज में कि मेटाफेज में कि एनाफेज में कि टीलोफेज में? तो सबसे बढ़िया हमको मेटाफेज में मिलेगा। अगर क्रोमोसोम की गिनती गिनना है, नंबर, तो मेटाफेज में जाएंगे। उसकी मार्फोलॉजी देखना है तो मेटाफेज में जाएंगे। स्ट्रक्चर देखना है मेटाफेज में जाएंगे। लेकिन अगर शेप देखना है तो क्रोमोसोम का शेप हमको कब दिखाई पड़ेगा? तो आंसर देंगे क्या, एनाफेज। इतना लिख लो, पहले लिख लो, फिर इसके बाद पॉइंट लिखाते हैं। पेन ले आओ तब तक, वहां से लिखिए। क्रोमोसोम, पहला सवाल है, ओनली विजिबल इन किसमें, डिवाइडिंग सेल। एक क्वेश्चन। दूसरा, बनते कैसे हैं? फॉर्म बाय कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन। अगर हमको क्रोमोसोम की स्टडी करना है तो उसका बेस्ट फेज कौन सा है, मेटाफेज। बेस्ट फेज फॉर क्रोमोसोम स्टडी, तो आंसर क्या देंगे, मेटाफेज। अब क्रोमोसोम की स्टडी में क्या क्या, तो मेटाफेज में क्या क्या देख लेंगे? तो मेटाफेज में नंबर गिन लेंगे, मेटाफेज में मार्फोलॉजी देख लेंगे। जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो वहां मेटाफेज में मार्फोलॉजी लिखा है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं हमको शेप देखना है, बेस्ट फेज फॉर क्रोमोसोम शेप, तो आंसर क्या देंगे,
एनाफेज। ठीक। एनसीईआरटी में लिखा है एवरी क्रोमोसोम, सभी क्रोमोसोम में क्या पाया जाएगा? तो सभी क्रोमोसोम में पाया जाएगा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, या इसको कहते हैं सेंट्रोमियर। सभी क्रोमोसोम का मतलब है कि एक्चुअली हम लोगों की बॉडी में जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं, सामान्य क्रोमोसोम और एक साइट क्रोमोसोम। क्या होता है बताएंगे। तो चाहे ये वाला क्रोमोसोम हो चाहे ये वाला क्रोमोसोम हो, दोनों में क्या मिलेगा? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन मिलेगा। यहाँ भी प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, यहाँ भी प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, बस प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन का ही दूसरा नाम सेंट्रोमियर है। और ये वो एरिया है जहाँ गाढ़ा रंग चढ़ता है, स्टेनिंग होता है। ठीक है। इसकी जिम्मेदारी इतनी है कि जो किसी क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड हैं, यहाँ क्रोमैटिड लिखा है, क्रोमैटिन नहीं लिखा है। किसी क्रोमोसोम के जो दो क्रोमैटिड हैं उनको आपस में जोड़ के कौन रखता है? तो आंसर देंगे क्या? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर किस क्रोमोसोम में है? तो कहोगे एवरी क्रोमोसोम में है। एक और क्वेश्चन ध्यान से अगर देखा जाएगा तो किसी सेंट्रोमियर के साइड में डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम काइनेटोकोर है। अभी आगे सेल डिवीजन पढ़ेंगे, सेल डिवीजन में ये देखेंगे कि स्पिंडल फाइबर आकर के क्रोमोसोम से जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ते हैं? आंसर देंगे काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर इज द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। दूसरा सवाल और ध्यान से देखेंगे तो कुछ क्रोमोसोम में प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी पाया जाएगा। जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है और प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन उसमें अंतर है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कांस्टेंट लोकेशन पर होगा, ठीक है, जबकि प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन की पोजीशन चेंज होती है। किसी क्रोमोसोम में सेंटर में होता है या मिडिल में होता है, किसी में मिडिल से थोड़ा दूर होता है। तो इसकी एक तो लोकेशन कांस्टेंट होती है और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये नॉन स्टेनिंग होता है, जबकि प्राइमरी वाला क्या है? स्टेनिंग होता है। एक और क्वेश्चन, इस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के चक्कर में एक अलग सा पार्ट बन गया है और उस अलग से पार्ट का नाम सैटेलाइट पार्ट होता है। ऐसा कोई भी क्रोमोसोम जिसमें सैटेलाइट पार्ट पाया जाता है उसका नाम सैट क्रोमोसोम है। अब हमारे बॉडी में कितने हैं? तो कहोगे 5 पेयर ही हैं। कौन से? 13वां पेयर, 14वां पेयर, 15वां, 21वां और 22वां, 13, 14, 15 एंड 21st एंड 22nd पेयर। अब सवाल है सैट का फुल फॉर्म क्या है? तो सैट का फुल फॉर्म सैटेलाइट नहीं है, अगर वो होता तो पूछ ही ना रहे होते। सैट का फुल फॉर्म सैटेलाइट नहीं है, यह है साइनू एसाइल थाइमीडीन। एस से है साइनू, ए से है एसाइल, टी से है थाइमीडीन। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? सैट। हाँ, सैट क्रोमोसोम में सैटेलाइट पार्ट पाया जाता है, वो एक अलग बात है। ठीक है। तो जनरल कहानी इतनी है कि एवरी क्रोमोसोम में क्या मिलेगा? तो कहोगे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन मिलेगा जिसे सेंट्रोमियर कहेंगे। और सेंट्रोमियर की खास बात यह है कि वो होल्ड करेगा या अटैच करेगा क्रोमैटिड ऑफ क्रोमोसोम टुगेदर। सेंट्रोमियर के साइड में डिस्क शेप स्ट्रक्चर नाम काइनेटोकोर, काम स्पिंडल फाइबर अटैच करना। बात खत्म। फिर सवाल आएगा कुछ क्रोमोसोम में प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा क्या मिलेगा? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन मिलेगा, जिसके 2 क्वेश्चन, एक तो वो कांस्टेंट लोकेशन पर होगा और दूसरा नॉन स्टेनिंग होगा, और उसी के चक्कर में एक स्मॉल पार्ट बन जाएगा और उसका नाम सैटेलाइट क्रोमोसोम विद सैटेलाइट पार्ट कॉल्ड एज सैट क्रोमोसोम। लेकिन सैट का फुल फॉर्म अलग है, साइनू एसाइल थाइमीडीन। इतना लिखो पहले। एवरी क्रोमोसोम क्या पाएगा? तो प्रत्येक क्रोमोसोम में मिलेगा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन
और प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन का ही दूसरा नाम सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर का काम होल्ड टुगेदर बोथ क्रोमेटिड, क्रोमेटिड है, क्रोमेटिन नहीं है, टिन करोगे नेटवर्क हो जाएगा, ठीक। वापस काइनेटोकोर क्या है, तो कहोगे डिस्क शेप स्ट्रक्चर। क्या है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर कहाँ है, तो कहोगे एट साइड ऑफ सेंट्रोमियर। इसका काम क्या है, तो कहोगे ये प्लेस है, काहे के लिए, अटैचमेंट किसके, तो आंसर देंगे स्पिंडल फाइबर, ठीक है। फिर सवाल है सम क्रोमोसोम क्या रखते हैं, तो कुछ क्रोमोसोम में मिलेगा सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्शन, और सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्शन जो मिलेगा, कुछ में क्या मिलेगा, सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्शन। और सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्शन से दो क्वेश्चन, एक तो क्या होगा, ये नॉन स्टेनिंग होगा, और क्या होगा, कांस्टेंट लोकेशन होगा। और इस सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्शन के चक्कर में क्या हो गया, इसने क्या बना दिया, स्मॉल पार्ट, और इस स्मॉल पार्ट का नाम सैटेलाइट है। जरा वापस एक चीज और देख लेते हैं, ये जो सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्शन है इसको न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन भी कहते हैं, NOR कहते हैं। अभी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस बनना होता है ना, तो यहाँ का जो DNA RNA होता है वही न्यूक्लियोलस बनवाता है, इसी नाते इसका नाम न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन है। जबकि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन क्या है, सेंट्रोमियर है। क्रोमोसोम विद क्या, सैटेलाइट पार्ट, क्या नाम दोगे, तो नाम दे दोगे इसको सैट क्रोमोसोम। सैट क्रोमोसोम, हेडिंग डालेंगे टाइप ऑफ क्रोमोसोम। कैसे, सेंट्रोमियर की पोजीशन बदलती है तो क्रोमोसोम का नाम बदलता है, तो देखते हैं क्या नाम पड़ता है। शुरू करें। इस हिसाब से कि क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर की पोजीशन कैसी है, टोटल 4 प्रकार के क्रोमोसोम है, पहली टाइप, दूसरी टाइप, तीसरी टाइप और चौथी टाइप। पहले का नाम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम के 2 क्वेश्चन, इसका जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल बीच में होगा, और जब बीच में होगा तो इस आर्म और इस आर्म की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी, तो बोथ आर्म क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन जैसे हम सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम को देखेंगे, इसका जो सेंट्रोमियर है वो होना चाहिए था यहाँ, सेंटर से थोड़ा दूर चला गया है, थोड़ा सा दूर गया है, तो सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल है।
अब जब ये थोड़ा सा दूर चला गया तो एक आर्म क्या हो जाएगी, छोटी, और एक थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बड़ी। छोटी आर्म का नाम पी आर्म है और बड़ी आर्म का नाम क्यू आर्म है। अभी जल्दी आया हुआ सवाल यह है, फुल फॉर्म क्या है। तो पी का मतलब पेटिट होता है, पेटिट लैटिन का शब्द है, उसका मतलब छोटा होता है। तो क्यू का फुल फॉर्म, उसका कोई फुल फॉर्म नहीं है, केवल पी के बाद क्यू आता है, तो ऐसे बता दिया गया है। तो पी छोटी आर्म और क्यू बड़ी आर्म। तो देखें, अगर आपसे कहा जाए कि पी बाई क्यू 1 है, इसका क्या मतलब है। P बाई क्यू अगर 1 है तो क्या होगा, तो इसका मतलब दोनों बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा, मेटासेंट्रिक। और अगर ये लिखा हो P बाई क्यू मोर देन 1, ऐसे लिखा जाएगा, मोर देन 1 मतलब गलत क्या है। अरे P बाई क्यू अगर मोर देन 1 है, इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी, ये वैल्यू छोटी, ये हो ही नहीं सकता है। तो क्या होगा, तो होगा क्या, ये होगा। अब सही है, P बाई क्यू लेस देन 1 सही तो है, और क्या, P वैल्यू छोटी है, Q वैल्यू बड़ी है, तो क्या होगा, नेट वैल्यू लेस देन कम हो जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन अभी तक खैर कभी आया नहीं है P बाई क्यू, और Q बाई P कर लिख लें तो कोई दिक्कत है, तो और आसान हो जाएगा। तो Q बाई P लिख लेते हैं, Q बाई P इक्वल टू 1। अच्छा, Q बाई P इक्वल टू मोर देन 1, अब ज्यादा सही है। तो Q बाई P 1 मेटासेंट्रिक और Q बाई P इक्वल टू मोर देन 1 सब मेटासेंट्रिक। तो ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है। और देखो, फिर ये तीसरा क्रोमोसोम है, सेंट्रोमियर होना चाहिए था यहाँ, और यहाँ से इतना दूर चला गया है, तो कह रहे हैं कि किनारे के करीब चला गया है। ये ध्यान रखिएगा, किनारे के करीब है कि बीच से दूर है। तो बीच से दूर है तो सब मेटासेंट्रिक, और किनारे के करीब है तो एक्रोसेंट्रिक। तो बहुत छोटी आर्म हो जाएगी, बहुत बड़ी आर्म हो जाएगी, तो एक्सट्रीमली शॉर्ट आर्म और एक्सट्रीमली या वेरी लॉन्ग आर्म। अच्छा, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम बिल्कुल टर्मिनल पहुंच गया है, तो अगर टर्मिनल सेंट्रोमियर हो जाए तो नाम क्या हो जाएगा, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो याद कैसे रखेंगे, तो ऐसे याद रखेंगे, मिडिल सेंट्रोमियर तो मेटासेंट्रिक, एम से मिडिल है और एम से ही मेटासेंट्रिक है। अवे फ्रॉम मिडिल तो सब मेटासेंट्रिक, क्लोज टू इंड एक्रोसेंट्रिक, और टर्मिनल तो टी से टर्मिनल और टी से क्या है, टीलोसेंट्रिक। P बाई क्यू क्या है या Q बाई P क्या है, तो कहोगे आर्म रेशियो होता है, और Q बाई P अगर 1 है तो क्या है, इसका मतलब दोनों बराबर हैं तो मेटासेंट्रिक, और अगर मोर देन 1 है तो क्या है, सम मेटासेंट्रिक। एक क्वेश्चन और है, किसी क्रोमोसोम का जो किनारा होता है, किसी क्रोमोसोम का जो किनारा होता है इसे टीलोमर कहते हैं। तो टीलोमर क्या है, तो कहोगे टर्मिनल एंड है, लिखते चलो, टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमोसोम है। और इसकी जिम्मेदारी क्या है, इसकी जिम्मेदारी है प्रिवेंट अटैचमेंट ऑफ क्रोमोसोम। क्यों, क्योंकि ये नॉन स्टिकी एंड होता है। यहां से एक एंजाइम बनता है जिसका नाम
मिरेज है, और ये बढ़ा सेल डिवीजन। ठीक। एनसीईआरटी वाइज तो क्रोमोसोम खत्म हो गया है, लेकिन दो स्पेशल क्रोमोसोम के नाम हैं। एक बार एक क्वेश्चन आया है, तो एक है डिप्लोटीन क्रोमोसोम, बाईवैलेंट क्रोमोसोम कौन सा, पॉलीटीन क्रोमोसोम, और एक है लैंप ब्रश क्रोमोसोम। तो दोनों के बारे में दो दो, वैसे हमने जो आपको प्रिंटेड नोट दिया है उसमें दिया हुआ है, फिर भी दो दो लाइनें लिख लेंगे। तो साइड में हेडिंग डालें स्पेशल क्रोमोसोम, स्पेशल क्रोमोसोम। एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन दो तीन लाइनें केवल देख लेंगे। यहां तक हो गया। तो एक क्रोमोसोम लिख लीजिए लैंप ब्रश क्रोमोसोम। इससे जुड़े क्वेश्चन लिख लीजिए। पहला सवाल है, यही लार्जेस्ट क्रोमोसोम है, डिस्कवर किसने किया था, फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। खास बात यह है कि ये डिप्लोटीन बाईवैलेंट क्रोमोसोम है। डिप्लोटीन बाईवैलेंट क्रोमोसोम है, और किसमें पाया जाता है, फाउंड इन oocyte ऑफ एम्फीबिया। बस 4 क्वेश्चन याद रखिएगा। लार्जेस्ट क्रोमोसोम है, डिप्लोटीन बाईवैलेंट है, फ्लेमिंग ने खोजा था, और oocyte ऑफ एम्फीबिया में। दूसरा क्रोमोसोम है पॉलीटीन, ये आया है सवाल। पॉलीटीन क्रोमोसोम डिस्कवर किया है बालबियानी, और इसी नाते इस क्रोमोसोम के एक स्ट्रक्चर का नाम बालबियानी रिंग है। पूछा जाता है बालबियानी रिंग कहाँ मिलती है, इसी पर। बालबियानी रिंग प्रेजेंट इन सिलेवरी ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट। लार्वा लिख लीजिएगा, इंसेक्ट लार्वा। सिर्फ रटना है बस। तो पॉलीटीन क्रोमोसोम और लैम्ब्रस क्रोमोसोम एनसीईआरटी में दिए नहीं है, एक बार 2018 में पूछा गया है। और यहां बनता है आरएनए और प्रोटीन। जरा एनसीईआरटी खोल लीजिए, लिख चुके हो तो। कल टेस्ट है फोटोसिंथेसिस चैप्टर का, इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी में। एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन डिजाइन होकर के आते हैं, ठीक है। तो रिवीजन करके कल टेस्ट दीजिए। चलो एनसीईआरटी खोलो। न्यूक्लियस क्या है, तो कहोगे सेल ऑर्गेनेल है। इसको सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया,
रॉबर्ट ब्राउन ने किया। कब किया? 1831। कह रहा बाद में इसके मटेरियल को क्या किया गया? स्टेन किया गया। किस डाई से? बेसिक डाई। और किसने स्टेन किया? फ्लेमिंग। और क्या नाम रख दिए? क्रोमेटिन। फिर देखो यहाँ लिखा है कौन सा न्यूक्लियस? इंटरफेज न्यूक्लियस। मतलब ऐसे सेल का न्यूक्लियस जो सेल डिवाइड ना कर रही हो। इसमें क्या पाया जाएगा? टिक करो। हाईली एक्सटेंडेड इलाबोरेटेड न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर का नाम। और क्या मिलेगा? न्यूक्लियर मैट्रिक्स। और एक या एक से ज्यादा स्फेरिकल बॉडी, नाम क्या? न्यूक्लियोलाई। या एक का नाम न्यूक्लियोलस। किससे देखोगे? इलेक्ट्रॉन से देखोगे, तब पता चलेगा कि न्यूक्लियर एनवेलप में क्या है? दो पैरेलल मेम्ब्रेन है और साथ में क्या है? स्पेस। कितना? 10 से 50 नैनोमीटर। नाम क्या है? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और न्यूक्लियर एनवेलप क्या बनाएगी? बैरियर। किसके बीच? मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस और कहां? साइटोप्लाज्म। आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यू रहती है किससे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आउटर मेम्ब्रेन पर क्या मिल जाएंगे? राइबोसोम। कह रहा कई जगहों पर न्यूक्लियर एनवेलप इंटरप्ट हो जाती है किससे? माइन्यूट पोर विच फॉर्म बाई, हाईलाइट करो, फ्यूजन ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन। इन न्यूक्लियर पोर का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। आया भी एक बार। क्या? रास्ता देंगे किसके लिए? आरएनए के लिए और प्रोटीन। और किस दिशा में? तो कहोगे दोनों दिशा में। चाहे न्यूक्लियस से कहाँ जाएं? साइटोप्लाज्म। और चाहे साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस। नॉर्मली देयर इज ओनली एक न्यूक्लियस क्या है? पर सेल है। लेकिन नंबर में वेरिएशन मिल सकता है। कह रहा बताओ कोई एग्जाम्पल है? तो हमने 4 एग्जाम्पल लिखा रखे हैं। इसमें बढ़िया एग्जाम्पल पैरामीशियम है। सब मैच्योर सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है। जैसे आरबीसी ऑफ मैमल में नहीं है। जैसे सीव ट्यूब ऑफ वैस्कुलर प्लांट में नहीं है। क्या कह रहा है? इनको लिविंग मानोगे? क्योंकि बिल्कुल मानेंगे। अगर न्यूक्लियस ना होने से नॉन लिविंग होता तो सारे बैक्टीरिया क्या होते? नॉन लिविंग होते। न्यूक्लियर मैट्रिक्स का ही दूसरा नाम क्या है? जिसमें क्या मिलेगा? न्यूक्लियोलस। और क्या मिलेगा? क्रोमैटिन। ठीक है। न्यूक्लियोलाई क्या है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोलस कहते हैं कि न्यूक्लियोलाई, डिपेंड करेगा नंबर पर। ठीक है। कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस हमेशा जुड़ा रहता है किससे? न्यूक्लियोप्लाज्म से। क्यों? न्यूक्लियोलस नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड। ये वो जगह है जहां क्या बनाओगे? आरएनए। ये लाइन आई है एग्जाम में। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई किस सेल में मिलेंगे? जो सेल क्या कर रही होगी? प्रोटीन सिंथेसिस। कह रहा हो सकता आपको याद हो तो रिकॉल कर लो कि इंटरफेज न्यूक्लियस में क्या मिलेगा? लूज। और क्या? इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क। किसका? न्यूक्लियोप्रोटीन। नाम क्या? क्रोमैटिन। लेकिन कह रहा ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन सेल में क्या मिलेंगे? क्रोमोसोम। किसकी जगह? न्यूक्लियस की जगह। क्रोमैटिन में क्या मिलेगा? डीएनए। और क्या मिलेगा? बेसिक प्रोटीन। कौन सी? हिस्टोन। लेकिन कुछ क्या मिलेंगे? नॉन हिस्टोन। और कुछ ही क्या मिलेंगे? आरएनए। एक सिंगल ह्यूमन सेल में लगभग 2 मीटर लंबा क्या मिलेगा? डीएनए। और जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें? 46 क्रोमोसोम। कह रहा कहां पढ़ेंगे? 12th में। एवरी क्रोमोसोम, सभी क्रोमोसोम में क्या मिलेगा? तो कह रहे हो क्रोमोसोम विजिबल ओनली डिवाइडिंग सेल। सभी में क्या मिलेगा? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। नाम क्या? सेंट्रोमियर। और उसके साइड में क्या मिलेगा? डिस्क। नाम क्या? काइनेटोकोर। सेंट्रोमियर की जिम्मेदारी है होल्ड करो क्या? दोनों क्रोमेटिड ऑफ है क्रोमोसोम। बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम 4 प्रकार के। पहला
मेटासेंट्रिक पहचान, ये देखो लिखा है मिडिल सेंट्रोमियर, और जब मिडिल सेंट्रोमियर होंगे तो दोनों आर्म क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। फिर तो आएगा सब मेटासेंट्रिक, तो स्पष्ट लिखा है स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल, तो एक आर्म क्या हो जाएगी छोटी और एक आर्म क्या हो जाएगी बड़ी। और अगर एक क्रोसेंट्रिक हो गया तो लिखा है सेंट्रोमियर क्लोज टू इट्स एंड, तो एक बहुत ज्यादा छोटी और एक बहुत ज्यादा बड़ी। और एक टीलोसेंट्रिक में क्या है, टर्मिनल सेंट्रोमियर। डायग्राम देख के बताएं कौन सा है क्रोमोसोम, कौन सा, पहला वाला मेटासेंट्रिक, दूसरा वाला, तीसरा वाला और चौथा वाला। अच्छा, यहां टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम बना ही नहीं है, यहां टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम बना ही नहीं, यहां सिर्फ मेटासेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक ही बने हैं। तो ये तो कंफर्म है कौन सा है, मेटासेंट्रिक। ये थोड़ा छोटा बड़ा दिख रहा है, ये थोड़ा छोटा बड़ा दिख रहा है, थोड़ा सा ये छोटा थोड़ा सा ये बड़ा, तो क्या सब मेटासेंट्रिक, जबकि ये दोनों किस में चले जाएंगे, एक्रोसेंट्रिक में। ये सब मेटा में ना लीजिएगा, काफी छोटा बड़ा है बेटा। कह रहा कभी कभार कुछ क्रोमोसोम में क्या मिलेगा, नॉन स्टेनिंग, कौन सा, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, कहां मिलेगा, इससे क्या बनेगा, स्मॉल फ्रेगमेंट, नाम क्या रखा, सैटेलाइट। हेडिंग डालो, मतलब हमको लग रहा है एनसीईआरटी लिखते लिखते वो थक गए थे तो इसके साथ धोखा कर दिए, केवल 2 लाइन लिखे हैं, लेकिन आप 2 नहीं, आप 4 लाइन लिखेंगे, ठीक है। हेडिंग डालें माइक्रो बॉडीज, माइक्रो बॉडीज। ये बताओ किसी एक सेल में कितनी माइक्रो बॉडी होती हैं, एक कि एक से ज्यादा। तो पहले लाइन लिखिए मेनी, स्पष्ट लिखा है मेनी, तो कितनी होती हैं, तो कहोगे एक से ज्यादा होती हैं। अच्छा, मेम्ब्रेन बाउंडेड है कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड, तो कहोगे मेम्ब्रेन बाउंडेड। जैसे बोलोगे मेम्ब्रेन बाउंडेड वैसे पूछेगा सिंगल मेम्ब्रेन की डबल, तो कहोगे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, नहीं लिखा है। फिर लिखा है माइन्यूट वेसिकल, वेसिकल का मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो अंदर से कुछ भरा हुआ हो, ठीक है। वेसिकल शब्द इससे पहले कहां मिला था, लाइसोसोम में, वहां भी तो लिखा है क्या, वेसिकल। अच्छा, नाम क्या पड़ गया, माइक्रोबॉडीज। क्यों, माइक्रो का मतलब होता है छोटा और बॉडी का मतलब स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब बहुत छोटा स्ट्रक्चर है। कितना होता है, सर्च करो पता करो। अरे बहुत छोटा का मतलब क्या था इसमें क्या पाया जाएगा, तो कहोगे एंजाइम पाए जाएंगे। कौन सा एंजाइम, एक क्वेश्चन। और ये किस सेल में होती हैं, प्लांट में भी और एनिमल, सवाल ही सवाल हैं। तो यहां एंजाइम लिख दो, कौन सा, तो पर ऑक्सीडेज और कैटालेज। और यहां लिख दो सिंगल मेम्ब्रेन। तो काम की जो बात है कि मेनी मेम्ब्रेन बाउंडेड माइन्यूट वेसिकल प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। प्लांट में कि एनिमल, दोनों में। इसमें क्या होता है, एंजाइम। ये तो एनसीईआरटी में लिखा है, एक एक्स्ट्रा लाइन पढ़ लेते हैं। ये 2 टाइप की होती हैं, एक का नाम है पर ऑक्सीसोम और एक का नाम है ग्लाई ऑक्सीसोम। पर ऑक्सीसोम के बारे में आप पढ़ चुके हो, फोटो रेस्पायरेशन पढ़े थे। फोटो रेस्पायरेशन में 3 लोग शामिल हैं, एक क्लोरोप्लास्ट, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक यही पराक्सीसोम। और फोटो रेस्पायरेशन साइकिल का दूसरा नाम C2 साइकिल या
इसको ग्लाइकोलेट पाथवे कहते हैं। तो ग्लाइकोलेट पाथवे यहाँ चलेगा। ऐसे माइक्रोबॉडीज में दूसरा है ग्लाइऑक्सीसोम, वहां चलता है ग्लाइऑक्जिलेट पाथवे। तो 2 पॉइंट एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, लिख लीजिए जैसे लिख रहे हैं। माइक्रोबॉडीज, साइज बताया नहीं तुम लोगों ने, लिखो मेनी मेम्ब्रेन बाउंडेड। मेम्ब्रेन बाउंडेड का मतलब सिंगल मेम्ब्रेन। दूसरा माइन्यूट वेसिकल, साइज बताओ भाई, 0.2 से 0.2 से 1.3 किलोमीटर है। माइक्रो के नैनो? माइक्रोमीटर। हाँ भाई, किसी चीज में तुम लोग नाप सकते हो। प्रेजेंट इन प्लांट एंड क्या एनिमल सेल, और हैव क्या एंजाइम। कौन सा एंजाइम रख दें? पर ऑक्सीडेज कैटालेज। अब आता है टाइप। ये 2 टाइप की होती हैं। एक का नाम पर ऑक्सीसोम, यहां क्या चलता है? इन्वॉल्व इन फोटोरेस्पाइरेशन या C2 साइकिल या ग्लाइकोलेट पाथवे। और दूसरा है ग्लाइऑक्सीसोम, इन्वॉल्व इन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट इन प्लांट। और इस बीटा ऑक्सीडेशन का दूसरा नाम ग्लाइऑक्जिलेट पाथवे। चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगले लेक्चर से हम लोग नया चैप्टर बायोमॉलिक्यूल पढ़ेंगे। ठीक है, लेक्चर रिकॉर्ड हो गया है, अभी लेक्चर थोड़ी देर में अपलोड कर देंगे, PDF दे देंगे। चैप्टर को रिवाइज कर डालिए, सारे क्वेश्चन लगा डालिए, बुकलेट है आपके पास, क्वेश्चन लगा के फिर कोई डाउट हो तो डिस्कस कर डालिए। एग्जाम में ये चैप्टर आपको 4 क्वेश्चन देता है, 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं और बायोमॉलिक्यूल से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। बस आज इतना ही।